तेजस सीरीज के साथ हम लोग जे एडवांस की प्रॉब्लम्स फोकस कर रहे हैं, वो आप लोगों को पता है। और सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल एक अलग टॉपिक होता है। क्योंकि बच्चे कई बार मैसेज कर रहे हैं या देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल तो सिलेबस में हट गया जे एडवांस से, तो हम लोग इसको क्यों पढ़ें। तो अगर लोग नोटिस कर लो 2023 में सिलेबस में हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी 2 क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से पूछे गए हैं। तो अभी तक बहुत क्लैरिटी नहीं है कि जे एडवांस इसको फॉलो करेगा नहीं करेगा कि सॉल्यूशन सिलेबस से हटाया तो। लेकिन फिर भी हम लोग अपनी तैयारी करते हैं। तो तेजस सीरीज में हम लोग अगला चैप्टर जो लेके चल रहे हैं वो है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, और आज है पार्ट 2। तो देखिए, ये रहा पहला सवाल आज के सेशन का। द रेशियोज ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स बीसी एंड एसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखो समझ लेते हैं। ट्राइंगल एबीसी बना दिया और बीसी इज ए, AC is B और ये आपका C है। तो बोला है कि द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ द साइड्स BC एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC टू द रेडियस सर्कमस्क्राइब्ड रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल इज इक्वल टू 2। मतलब A अपॉन R का वैल्यू 2 है एंड B अपॉन R का वैल्यू, R मतलब कैपिटल R का वैल्यू 3/2 है। अच्छी बात है। उसके बाद बोला है इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ बी एंड सी। देखो पहले इसको निपटा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको रिकॉल करवाऊं कि साइन ऑफ ए जो होता है ना वो a अपॉन 2r होता है। तो उस वजह से ये 1 आ गया। मतलब एंगल ए जो है वो आ गया आपका 90 डिग्री। ठीक है। और साइन बी जो होता है वो b अपॉन 2r होता है, वो आ गया 3/4। ये चीजें समझ में आ गई अपन को। इसके बाद एंगल बाइसेक्टर्स की बात हो रही है। बी से निकला एंगल बाइसेक्टर और सी से निकला दूसरा एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। तो से दिस इज एल फ्रॉम बी, दिस इज एल फ्रॉम सी। दोनों का रेशियो पूछा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बाइसेक्टर? एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप एंगल बाइसेक्टर फॉर्मूला रिकॉल करो तो वो होता है 2AC अपॉन A प्लस सी। एल बी का वैल्यू होगा 2AC अपॉन A प्लस सी कॉस B/2। और एल सी का वैल्यू होगा 2AB अपॉन A प्लस बी कॉस C/2। ठीक है। एल बी ए सी अपॉन A प्लस सी वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। साथ में इनका रेशियो पूछा हुआ है। साइन ए साइन बी पता है, कॉस C/2 के बारे में नहीं पता है। तो कुछ चीजें अपन यहाँ पर निकालनी पड़ेगी, अपन को cos C/2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। cos B/2 तो यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कोई टेंशन वाला बात नहीं है। ठीक है। चलो देखते हैं कि आगे इस कैलकुलेशन को कैसे सेट किया जाए। रेशियो ऑफ दीज टू एंगल बाइसेक्टर्स बोला है, मतलब एल बी अपॉन एल सी का वैल्यू निकालने के लिए कहा है। तो अपन थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं एल बी एल सी की वैल्यू का, क्या पता कुछ बढ़िया मिल जाए। तो एल बी अपॉन एल सी इज इक्वल टू, ये रेशियो आपका बनेगा ए से ए कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर आएगा सी और इंटू ए प्लस बी, और नीचे आएगा बी इंटू ए प्लस सी, और यहाँ आएगा कॉस ऑफ B/2 अपॉन कॉस ऑफ C/2। तो ये रेशियो आपसे पूछा गया है। और देख लेते हैं ए बी और सी को अपन साइन की फॉर्म में लिख दें साइन रूल से। तो C बिकम्स 2r sin C, दिस इज 2r sin A प्लस 2r sin B। यहां पर आएगा B दैट इज 2r sin B, ये A आएगा 2r sin A प्लस ये आएगा 2r sin C। ये आपका है cos B/2, ये है cos C/2।
साइन ए का वैल्यू 1 है, 2r कॉमन आकर कैंसिल हो चुका है, तो मैं यहाँ से ये कंक्लूजन दे दूंगा कि LB अपॉन LC का जो वैल्यू आ रहा है इस तरफ से वो कुछ ऐसे निकल के आ रहा है, ये सब कैंसिल हो गया, साइन ए का वैल्यू 1 है। साइन सी कैन बी रिटन एज, थोड़ा सा और पीछे लिख देता हूँ, LB अपॉन LC, साइन सी कैन बी रिटन एज 2 साइन C/2 cos C/2, और साइन बी को लिख देंगे 2 साइन B/2 cos B/2, और ये आपका है 1 प्लस साइन ए का वैल्यू 1 है, 2r कैंसिल हो चुका है, 1 प्लस साइन बी, और नीचे आएगा 1 प्लस साइन सी, और मल्टीप्लीकेशन में है cos B/2 अपॉन cos C/2। बढ़िया ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि सर ये cos B/2 यहाँ तो कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया, साइन बी का वैल्यू 3/4 है, साइन सी मेरे को निकालना है, तो वैल्यूज निकालकर हम यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब खेल केवल ट्रिग्नोमेट्री वाला बचा है। अब ट्रिग्नोमेट्री वाले खेल को कैसे हैंडल करेंगे वो मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। मतलब ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं अपन, तो यहाँ बच रहा है साइन C/2 अपॉन साइन B/2, यहाँ 1 प्लस साइन बी, 1 प्लस साइन बी का वैल्यू पता है तो उसकी जरूरत नहीं है, साइन सी निकालना है, और साइन B/2 भी अपन निकाल देंगे। चलो देखते हैं कि अपन इसको कैसे करेंगे। एक मजेदार चीज ये है कि एंगल ए के 90 डिग्री आने की वजह से ट्राइंगल जो है राइट एंगल बन गया, तो यहाँ पर अपना टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। एंगल ए अपना 90 डिग्री है, ये बी आपका 3/4 रेशियो आ रहा है, तो इसको 3K और 4K बोल दो। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये एंगल सी है आपका, एंगल सी के लिए रिजल्ट्स निकालने अब आसान हो गए अपने लिए, और ये आपका आ जाएगा 16 माइनस 9 इज 7, सो √7K आ गया। तो एक थोड़ी सी कंफर्ट जोन ये आ गया कि भाई साइन सी का वैल्यू मैं यहाँ लिख सकता हूँ, वो आएगा √7/4, थोड़ा सही लग रहा है देखकर, ठीक है। √7/4 साइन सी का वैल्यू आ गया। कॉस सी से अपन चीजें निकाल सकते हैं, cos C/2 से साइन C/2, बाकी सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वैल्यू रख देंगे। अब साइन C/2 साइन B/2 निकालना है, तो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। cos B और cos C का वैल्यू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर B/2, और ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर C/2। आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है। cos B का वैल्यू यहाँ से निकाल दो आप, cos B कितना आएगा, cos B आएगा √7/4 बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर B/2, और cos C आएगा 3/4 1 - 2 साइन स्क्वायर C/2। आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ से साइन B/2 की वैल्यू निकल के आ रही है, साइन B/2 साइन स्क्वायर B/2 का ट्वाइस 1 - √7/4, मतलब 4 - √7/4, और साइन B/2 की वैल्यू निकल के आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 4 - √7 अपॉन √8। अब इसमें थोड़ा तिकड़म वाली बात है, देखो तिकड़म क्या लगाओ, ये देखो आप यहाँ पर, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर ही अंदर, तो ये बनेगा 8 - 2 √7, और यहाँ आ रहा है 16, और इस ये बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर, तो ये √7 - 1 का होल स्क्वायर है। देखो थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, और ये 4 आ गया, तो ये एक्चुअली √7 - 1/4 है। आई होप कि आप समझ पाए। और इसी प्रकार अगर यहाँ पे मैनेज करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर C/2 इक्वल टू 1 - 3/4, तो ये 1/4 आ गया। तो साइन C/2 की जो वैल्यू है वो 1/2√2 आ गई। अब देखो यार, अब कुछ बचा नहीं सवाल के अंदर, तो अब निपटा देते हैं सवाल को ना, ठीक है। तो सवाल का एक्सप्रेशन क्या था, LB अपॉन LC इज इक्वल टू साइन C/2 साइन B/2 1 प्लस साइन B 1 प्लस साइन C। ठीक है, और ऊपर साइन C/2 है, और साइन B की वैल्यू है 3/4,
और साइन सी की वैल्यू है √7/4। ये तो है 3/4, ये है √7/4। साइन b/2 की वैल्यू आ रही है √7 - 1/4 और ये वैल्यू आ रही है 1/2√2। तो ये सारी वैल्यू अपन रख देते हैं। 4 2√2 √7 - 1 1 + 3/4 अपॉन 1 + √7/4। ठीक है, नाउ लेट्स डू द सिंप्लीफिकेशन। 4 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, ऊपर √2 आ गया, नीचे 2√2 है, ये 2√2 हो गया और ये आ गया 7, ऊपर 4 कैंसिल हो चुका है, √2 अपॉन √7 - 1 इंटू ऊपर आ गया 7 और नीचे आ रहा है 4 + √7। तो रूट वाला पार्ट जो है वो हमें ऊपर चाहिए, रूट वाला पार्ट जो है हमें ऊपर चाहिए और यहाँ पर 1 का फैक्टर चाहिए। तो 1 का फैक्टर कैसे मिलेगा वो देखना पड़ेगा अपन को, है ना। 1 का फैक्टर कैसे मिलेगा, अल्फा -1 इस फॉर्मेट में अपन को जमाना है। ठीक है, अब वो कैसे मिलेगा वो देखते हैं अपन। ऊपर नीचे एक काम करो, √7 - 1 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ आ रहा है 7√7 और यहाँ आ रहा है √7 + 1 से मल्टीप्लाई, नहीं -1 से मल्टीप्लाई करो। अब तुम बोलोगे सर -1 से क्यों किया, अभी थोड़ी देर में समझ में आने वाला है तुम लोग को, टेंशन मत लो तुम लोग। ठीक है, और ये आपका बन रहा है √7 - 1 का होल स्क्वायर और यहाँ बन रहा है 4 + √7। ठीक है, अब देखना, ये √2 है, ये 7 √7 - 1 अपॉन ये आपका खुल के बन जाएगा 8 - 2√7, 2 कॉमन ले लो तो 4 - √7। अब तुम समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों किया। ठीक है, और 4 - √7 4 + √7 तो ये 16 - 7 और ये आ गया 9, तो ये आपका बनता है 7 √7 - 1 अपॉन 9√2, ऐसा बनता है। अब देखो क्या ये फॉर्मेट वही है जो रिक्वायर्ड है, बिल्कुल सही है। इसको और इसको करो कंपेयर, बताओ अल्फा क्या आ गया, अल्फा इज 7, बीटा आ गया भैया 9 और गामा 2 आ गया। सबको जोड़ दो क्योंकि यही पूछा है, तो अल्फा + बीटा + गामा, ये आपका 9 और 7 16 और 2 18 आ गया आंसर, 18 आंसर आ गया। थोड़ी कैलकुलेशन थी, बाकी स्टार्ट तो वही था, लेकिन ये यहाँ तक अंजाम तक पहुंचाना सवाल में थोड़ा सा हमें पेशेंस और आराम से सॉल्व करना था, तो अंजाम तक हमने पहुंचा, 18 आंसर आ भी गया। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है अपने पास। ABC is a triangle, circle with radii as shown in the figure। मतलब देखो फिगर में क्या लिखा हुआ है, एक ट्राइंगल बना रखा है, 3 सर्कल हैं, 3 ब्लू सर्कल हैं, ठीक है, और ये एक इन सर्कल है। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या है वो बताता हूं। क्वेश्चन ये है कि ये तीनों सर्कल की रेडियस दे रखी है, आपको इस इन सर्कल की रेडियस निकालनी है। क्लियर है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो आपको पता है एक सिचुएशन होती है कि मान लो 2 टेंजेंट्स हैं, एक पॉइंट से ड्रॉ की गई है सर्कल पर, तो जो सर्कल का सेंटर है वो इन दोनों टेंजेंट के एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो यही सिचुएशन यहां पर भी होगी। मान लो इस वाले सर्कल का सेंटर यहां है, ये यहां है, तो दोनों के सेंटर एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेंगे और दूसरा सेंटर को मिलाने वाली लाइन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होती है। दो सर्कल अगर एक्सटर्नली टच करते हैं तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे और ये एंगल बाइसेक्टर होगा, तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये b/2 होगा। ठीक है, ये भी b/2 है। अब इसके बाद देखो समझो, यहां से जहां टच वहां परपेंडिकुलर, तो ये रेडियस r2 हो गई, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ये रेडियस r हो गई और ये भी r है, ये r2 है। तो इस ट्राइंगल को आप फील करो, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर बना रहा हूं। अब देखो इस पूरे सिचुएशन को समझते हैं अपन। ये पूरी लेंथ r है, ये r2 है, ये दोनों पैरेलल हो गई, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, तो ये आपका r2 आ गया, तो ये बचा हुआ जो लेंथ है ये r - r2 बन गया और ये पूरी लेंथ आपकी r + r2 आ गई। ट्राइंगल में फील करो कि सिचुएशन ये है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल को बना रहा हूं मैं, और ये है r + r2 और ये है आपकी r - r2 और ये एंगल कितना है जरा गेस करो। देखो ये लाइन पैरेलल है इसके, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर दोनों लाइन पैरेलल हो गई, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एंगल b/2, तो ये एंगल भी b/2 होगा, तो b/2 एंगल आ गया। बताओ पिक्चर समझ में आई कि नहीं आई। और इस ट्राइंगल में
आप बोल सकते हो कि लेंथ आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4r/r2। ठीक है, नाउ इस पूरे ट्रायंगल में ऑब्जर्व करो कि cot b/2 का वैल्यू कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 4r/r2 बाई r माइनस r2 बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या सिमिलरली मैं सारे कॉट निकाल सकता हूं, cot c/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4r/r3 अपॉन r माइनस r3 cot a/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4r/r1 अपॉन r माइनस r1। और तीन कॉट का रिलेशन एक ट्राइंगल के अंदर क्या होता है वो मैं बताऊं आपको, तो वो ये होता है बच्चों, cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2। तीन हाफ एंगल में जो कॉट आ रहे हैं, मतलब तीन हाफ एंगल के जो कॉट्स हैं उनके रिलेशन ये होता है, इन तीनों का एडिशन इन तीनों के ही प्रोडक्ट के बराबर होता है हाफ एंगल में। एंड नाउ यूज द वैल्यूज। तो cot a/2 की वैल्यू जो निकल रही थी वो थी स्क्वायर रूट ऑफ 4r/r1 अपॉन r माइनस r1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4r/r2 अपॉन r माइनस r2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4r/r3 अपॉन r माइनस r3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4r/r1 अपॉन r माइनस r1 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4r/r2 अपॉन r माइनस r2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4r/r3 अपॉन r माइनस r3। स्क्वायर रूट ऑफ 4r, यहाँ पर आप वैल्यूज रख सकते हो। तो यहाँ ये 2 r1 की वैल्यू कितनी है 1 है, r2 4 है और r3 9 है, तो ये 1 यहाँ 1 रख दो, ये बाहर आ गया तो 2 रूट r बन गया, r माइनस 1 r1 की वैल्यू रख दी प्लस r2 की वैल्यू 4 रख दो, यहाँ पर 4 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ r रह गया और यहाँ r माइनस 4 लिख सकते हो, प्लस यहाँ पर r3 9 है तो 9 4 36 बाहर आ गया 6 और रूट r अपॉन r माइनस 9 आ गया। यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर इन तीनों की वैल्यू का प्रोडक्ट है, तो यहाँ लिख दो 2r, तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट, ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 रूट r इंटू 4 रूट r इंटू 6 रूट r, तो 6 4 जा 24 इंटू 2 48, 48 इंटू रूट r मतलब r रूट r, और नीचे आपका यहाँ बनेगा r माइनस 1 इंटू r माइनस 4, r माइनस 1 इंटू r माइनस 4 इंटू r माइनस 9। ठीक है, रूट r कॉमन ला के कैंसिल कर दो, 2 कॉमन ला के कैंसिल कर दो, क्या बच रहा है वो देख लेते हैं। एलसीएम भी ले लो, ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचता है वो देखते हैं। r माइनस 4 इंटू r माइनस 9, आपसे स्मॉल r की वैल्यू पूछी है सवाल में, प्लस और यहां आएगा 2 r माइनस 1 इंटू r माइनस 9 प्लस 3 r माइनस 1 इंटू r माइनस 4 इक्वल टू 2 रूट r कैंसिल कर दो 24r, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक बन रही है, सॉल्व करेंगे और आंसर पाएंगे। ठीक है, आप लोग भी ट्राई करो। r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 36 प्लस 2 r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 9 प्लस 3 r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 4 इक्वल टू 24r। 6r स्क्वायर माइनस 13r माइनस 20r माइनस 15r, 13 20 और 15, इनको जोड़ो 48r आ रहा है, माइनस 48r आ रहा है, और बाकी आ रहा है 36 18 और 12, तो ये 30 हो गया, 66 आ रहा है, प्लस 66 इक्वल टू 24r। देखो 6 कॉमन आकर कैंसिल हो रहा है, तो ये बन रहा है r स्क्वायर माइनस 8r प्लस 11 बराबर 4r। तो सॉल्व होकर r की दो वैल्यूज आ रही है, एक 1 आ रही है और एक 11 आ रही है, चेक कर लो, दो वैल्यू आ रही है r की जो मैं समझ पा रहा हूँ, एक 1 और एक 11, 12r आ गया, तो ऑब्वियसली r 1 नहीं हो सकता, तो r होगा तो 11 होगा, क्योंकि ये बड़ा सर्कल होगा, तो आंसर इसका 11 आएगा,
जो मैं समझ पा रहा हूँ, सही आंसर है। आई होप कि आप समझ पाए। तो मतलब किस तरह से चीजों को मैनेज करना है, ज्योमेट्री कैसे खेलनी है, वो इन सवालों से आपको मजा आएगा सॉल्व करते करते। देखते हैं अगला सवाल क्या है अपने सामने। अगेन मैं कहूंगा सवालों को नोट करो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद सोचो कैसे करना है सवालों को, उसके बाद फिर आप मेरे साथ कैलकुलेशन को देख सकते हो। ABCB an acute angle triangle, acute triangle with orthocenters H, orthocenter H है, और DEF are the feet of the perpendicular from ABC on the opposite sides. Situation very simple है। ABC acute angle triangle है, D is the foot of altitude from A, E is the foot of altitude from B, and F is the foot of altitude from C. ठीक है। R is the circumradius of the triangle ABC, और ये H है, तो जहां एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो ऑर्थो सेंटर हो गया, तो H आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, AH BH CH की वैल्यू प्रोडक्ट 3 है, इनके स्क्वायर का सम 7 है, तो कुछ रेशियोज पूछे हैं, कुछ वैल्यूज पूछी हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर बिल्कुल आप समझ रहे हो, यहाँ पर आपने एक वर्ड सुना होगा ऑर्थिक ट्राइंगल, और पेडल ट्राइंगल, ऐसा कुछ वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, हम लोग इसको डेवलप करने वाले हैं। ठीक है, ऑर्थिक ट्राइंगल और पेडल ट्राइंगल डेवलप करने वाले हैं अपन। ऑर्थिक ट्राइंगल पेडल ट्राइंगल का हवा मत समझिए, आप इसको ज्योमेट्री बेस समझिए कि हाँ इसमें क्या ज्योमेट्री बना सकते हैं। ठीक है, पेडल ट्राइंगल आर द पेडल ट्राइंगल बहुत सारे तरह के होते हैं, ये ऑर्थो सेंटर की वजह से बनता है, इसलिए इसको हम ऑर्थिक ट्राइंगल बोलते हैं। तो ट्राइंगल कौन सा होता है ऑर्थिक ट्राइंगल, अगर मैं बताऊं तो वो होता है अपना ये वाला। तो वास्तविकता में DE और EF और FD की बात हो रही है। क्या आपको लगता है कि हम यहां पर ये लेंथ निकालने वाले? नहीं, क्वेश्चन में जितना पूछा है हम उतना ही काम करेंगे। तो फिलहाल इस ऑर्थो सेंटर के साथ खेलना है, मतलब इस ज्योमेट्री के साथ खेलना है। तो मैं अब चीजें कनेक्ट करना शुरू करता हूं बारी बारी से कि आपको इस ज्योमेट्री में कितनी चीजें निकालनी है। कुछ एंगल्स में यहां पर कंक्लूड करता हूं, फिर नेक्स्ट डायग्राम में बताऊंगा। देखो ये एंगल 90 है बच्चों, ये C है, ये 90 है, ये C है, तो बताओ ये कितना हुआ? 90 माइनस C। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? वेरी गुड। देखो भैया ये 90 है, ये 90 है, और दो एंगल 90, एक एंगल C, बताओ ये कितना आ गया? बिल्कुल सही से सोच रहे हो आप लोग, ये एंगल आ गया पाई माइनस C। अब बताओ 90 को पाई बाय 2 बोल देता हूं, थोड़ा कंफर्ट रहोगे। तो ये वाला एंगल कितना हुआ? देखो ये 90 है, ये पाई बाय 2 माइनस C है, ये 90 है, ये पाई बाय 2 माइनस C, तो ये कितना हो गया? C। ये एंगल्स दिख गए आपको सारे? बहुत अच्छी बात है, सारे एंगल्स दिख गए, ठीक बात है ना। अब क्या करना है वो देखते हैं अपन। C, ये एंगल C बोल दिया आपने, ये साइड C है, ये साइड B है, और ये साइड A है। ये C है, ये पूरा एंगल A है, और ये एंगल 90 माइनस C है। मैं इसकी बात कर ही नहीं रहा हूं, उसको मेंशन नहीं कर रहा। इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ABE, ये बताइए ABE में cos A is equal to AE upon C. So we can say that AE is equal to C cos A. So guys, AE जो है वो C cos A है, इतना आ गया। अब ट्राइंगल AEH पे ध्यान दो।
इस ट्राइंगल में नोटिस करना, ट्राइंगल AHE पे ध्यान देना। इस पूरे ट्राइंगल में AH जो है दैट विल बी AE अपॉन साइन C, और HE जो है दैट विल बी AE अपॉन HE tan C होता है, तो ये tan C आ जाएगा। ठीक है, अब सुनना, AE कितना है भैया, ऊपर ऊपर निकाला अभी थोड़ी देर पहले, C cos A, यहां जगह नहीं है, यहां लिखता हूं AE इज इक्वल टू C cos A, तो AH की वैल्यू निकलेगी मेरी C cos A अपॉन cos साइन C, और C अपॉन साइन C जानते हो क्या होता है, 2R होता है, सो इट विल बी 2R cos A, एंड AE अपॉन tan C, AE था HE का वैल्यू, तो HE इज इक्वल टू C cos A अपॉन tan C का मतलब साइन C इंटू cos C, साइन C अपॉन cos C अपॉन साइन C इज 2R, तो HE का वैल्यू निकल के आ रहा है 2R cos A cos C, और AH का वैल्यू निकल के आ गया 2R cos A। अब देखो ध्यान से सुनना, H की E से डिस्टेंस जो है, याद करने का देखो तरीका, AH 2R cos A, तो इट विल बी 2R cos A, एंगल A से नापा गया। ठीक है, HE ऑर्थो सेंटर की साइड AC से डिस्टेंस है, तो आ रहा है 2R cos A cos C, cos A cos C, AC दोनों आ रहा है, साइड AC से डिस्टेंस, तो HD क्या होगा, अगर ये पॉइंट D है, अगर इस पॉइंट को आप D बोल देते हो, तो HD क्या होगा, वो होगा 2R, HD इज डिस्टेंस ऑफ H फ्रॉम BC, तो आएगा 2R cos B cos C, और HF सिमिलरली वो होगा 2R cos A cos C। इन सिमिलर मैनर BH होगा 2R cos B एंड CH होगा 2R cos C। तो ये सारा डेटा हमारे पास आ गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको ये बताना है कि AH इंटू BH इंटू CH की वैल्यू 3 है, मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है, 3 है। दूसरा, इनके स्क्वायर का सम जो है वो 7 है। अच्छी बात है। AH इंटू BH इंटू CH इज इक्वल टू 3, इसका मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट, मतलब 8R स्क्वायर 8R क्यूब cos A इंटू cos B इंटू cos C इज 3। cos A इंटू cos B इंटू cos C इज 3। क्लियर। दूसरा, AH स्क्वायर, AH का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर प्लस CH का स्क्वायर इक्वल टू 7। तो क्लियर कहा जाएगा, यहां सारी वैल्यूज रख दो आप, क्या मिलेगा देखो, AH का स्क्वायर, स्क्वायर का सम दैट इज आएगा 4R स्क्वायर कॉमन आएगा इंटू कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर C, इन सब के स्क्वायर का सम वो क्वेश्चन में गिवन है वो 7 है। ये रिजल्ट समझ में आ गया। अब इसके बाद फर्दर हम क्या कर सकते हैं, क्या हम कैसे भी करके कुछ और निकाल सकते हैं, क्या हम R कैलकुलेट कर सकते हैं या बाकी चीजें निकाल सकते हैं, वो देखना पड़ेगा। पार्ट ए में पूछा है रेशियो ऑफ पाई कॉस ए अपॉन सिग्मा कॉस स्क्वायर है। सोचो, दिस इज पाई कॉस ए, दिस इज सिग्मा कॉस स्क्वायर है, तो पाई कॉस ए का वैल्यू आ गया 3/8R क्यूब, सिग्मा कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 7/4R स्क्वायर, मतलब R ही निकालना है। तो कैपिटल आर कैसे निकालेंगे, वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों का रिलेशन कैसे निकालेंगे। अब देखो ट्राइंगल के अंदर आपको क्या पता है, कुछ पता है ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, तो द वैल्यू ऑफ आर आखिरी में पूछा, लेकिन मुझे लगता है कि वो पहले निकल के आएगी, और बाकी तो फिर कुछ बचेगा नहीं, और एच डी इंटू एच ई इंटू एच एफ अपने आप कैलकुलेट होता जाएगा, ऐसा मेरा फील आ रहा है। तो देखते हैं कि कैसे कर पाएंगे। लेट्स मूव फॉर द ब्लैंक पेज। cos 2a प्लस cos 2b ट्राइंगल में पता है आपको क्या होता है,
-1 -4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। अब देखो कमाल, बताओ यहाँ पर कॉस ए कॉस बी कॉस सी तो दिख रहा है। अब कॉस स्क्वायर ए को कैसे कनेक्ट करेंगे मैं दिखाता हूँ। बेटा ये होता है 2 कॉस स्क्वायर ए -1, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर बी -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी -1, और ये -1 -4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी बन गया। गेम खत्म होने वाला है। इनमें से 2 कॉमन आ गया, सिग्मा कॉस स्क्वायर ए -3 -1 -4 पाई ऑफ कॉस ए बन रहा है। पिछले वाले यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि पाई ऑफ कॉस ए मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉस ए इज 3/8 r क्यूब एंड सिग्मा ऑफ कॉस स्क्वायर ए इज 7/4 r स्क्वायर। तो सी ये बनेगा 2 × 7/4 r स्क्वायर इक्वल -3 इक्वल टू -1 -4 × 3/8 r क्यूब। देखते हैं क्या सॉल्व हो रहा है। ये आ गया 7/2 r स्क्वायर इक्वल टू ये इधर चला गया 2 3/2 r क्यूब, कैंसिल हो गया यहां पर। अब थोड़ी इक्वेशन सी बन रही है, सॉल्व कर लेते हैं। 2r क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो तो 2r क्यूब से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आएगा 7r इक्वल टू 4r क्यूब -3। तो आप बोल सकते हो कि ये क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, तो गेस करके हम लोग इसके रूट्स निकाल सकते हैं। जरा गेस करने की कोशिश करो। 7r -3 बराबर 0। क्या r इक्वल टू 2 तो नहीं आएगा क्योंकि इवन है, इवन यहाँ पर सेट नहीं हो रहा। r इक्वल टू 3 के लिए ट्राई कर सकते हैं अगर इंटीजर वैल्यूज आ रही है तो। r इक्वल टू 3 के लिए ट्राई कर लो। 3 7 r इक्वल टू -1 एक रूट आ रहा है। r इक्वल टू -1 इसका एक फैक्टर एक रूट नजर आ रहा है। -1 हो नहीं सकता, लेकिन इस क्यूबिक का एक फैक्टर दिख तो रहा है ना कि -1 है। तो मैं r+1 एक फैक्टर नजर आ रहा है मेरे को, तो r+1 से इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं अपन। 4r क्यूब -7r -3 4r स्क्वायर 4r क्यूब प्लस 4r स्क्वायर माइनस करेंगे -4r स्क्वायर -7r -3 -4r स्क्वायर -4r माइनस प्लस, और ये आपका बनेगा 3r माइनस का -3, तो -3 यहाँ पर बन रहा है, तो -3r -3 बन रहा है। तो मैं यहाँ आराम से बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं r+1 इंटू 4r स्क्वायर -4r -3 बराबर 0, और r+1 इसके भी फैक्टर्स अपन कर सकते हैं। यहाँ बनेगा 4r स्क्वायर -6r प्लस 2r -3 बराबर 0। तो यहाँ पर r+1 इंटू 2r + 1 इंटू 2r -3, और r जो है वो रेडियस है भैया सर्कम सर्कल की, तो r तो पॉजिटिव ही होना है, बाकी वैल्यू रिजेक्ट हो गई, तो r की वैल्यू आ गई भैया 3/2। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया। अब r अगर 3/2 आ गया, इसके बाद क्या खेलना है वो बताता हूँ। पाई कॉस ए बाई सिग्मा कॉस स्क्वायर ए, और प्रोडक्ट पूछा है और कॉस वैल्यू ऑफ r पूछा है, तो वैल्यू ऑफ r तो हमने निकाल दी भैया, है ना। हमने सी पार्ट का आंसर निकाल दिया, r इज इक्वल टू 3/2। अब बचा है ए पार्ट। ए पार्ट इज पाई कॉस ए बाई सिग्मा कॉस स्क्वायर ए। सो पाई कॉस ए का वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले लिखा था अपन ने ना, पाई कॉस ए था 3/8 r क्यूब, 3/8 r क्यूब अपॉन 7/4 r स्क्वायर, 7/4 r स्क्वायर। तो ये पूरा बनेगा 3/8 r क्यूब इंटू 4r स्क्वायर बाई 7, और ये पूरा आपके सामने आएगा 3/14r। क्या मैं सही हूँ? लग तो रहा है।
3/14 आर सही लग रहा है। एंड आर क्या है कि यहाँ पर 3/2 है, तो 1/7 आ गया। तो ये वैल्यू 1/7 आ रही है, थोड़ी अलग आ रही है वैल्यू ना, ठीक है। 7 इंटीजर आती है अच्छा लगता है, 1/7 आ रही है। चलो ठीक है, देखते हैं बी पार्ट क्या है। एच डी इंटू एच ई इंटू एच एफ, ये प्रोडक्ट है भाई। एच डी 2r कॉस से कॉस बी, एच डी आएगा, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2r 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 मतलब 8r क्यूब, कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी, 2r का क्यूब इंटू कॉस ए कॉस बी कॉस सी का स्क्वायर, और ये आ गया 8r क्यूब, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी ये रहा 3/8r क्यूब, इसका स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। एंड दिस बिकम्स 9 ये 8r क्यूब एक बार कैंसिल हो गया, 9/8 इंटू आर की वैल्यू 3/2 रख देते हैं तो बनेगा 27/8, तो 1/3 आ गया वैल्यू, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आ गई, जरा चेक करते हैं अपने पास आंसर है क्या, 9/8r क्यूब, ठीक है। 3/14r, क्या ये था 3/14r, तो सही है, r अपनी 3/2 आ चुकी है, तो ये वैल्यूज रखकर अपन आंसर को चेक कर सकते हैं। तो बड़े आराम से तो नहीं, हमने थोड़ा मेहनत करके इस सवाल को सॉल्व किया है, तो बनता है, मतलब है ना, हमने एक पूरा ज्योमेट्री को यहाँ पर सम अप कर दिया। चलो देखते हैं अगला सवाल क्या है अपने सामने, आप इसको नोट करो और ट्राई करो वीडियो पॉज करके, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। इस सवाल में आपको अगर नोटिस करना है तो ये सवाल बेसिकली लग रहा है कि कंपाउंड एंगल या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का है, लेकिन ट्रायंगल इन्वॉल्व है, तो अपन एसओटी में देख लेते हैं। सवाल काफ़ी बढ़िया है। 3 cos A बराबर ट्वाइस ऑफ साइन बी इंटू साइन सी लिखा हुआ है। आप इसको ऑब्जर्व करो तो 3 cos A 2 साइन बी साइन सी होता है cos ऑफ b माइनस सी माइनस cos ऑफ b प्लस सी, और 3 cos A बराबर यहाँ से आ जाएगा, देखो cos ऑफ b माइनस सी जो है, आप इसको ऐसे समझो कि पूरी दुनिया b और c में बदल लेते हैं, a को गायब करते हैं, क्योंकि आपसे c पूछा तो एक एक एंगल गायब करते रहना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एक काम करो, इस cos a को लिख दो cos ऑफ पाई माइनस ऑफ b प्लस सी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी पाई होता है। और अब ऑब्जर्व करो कि ये आपका पूरा बन गया -3 माइनस कॉस बी प्लस सी, और ये वाला इधर ले आओ प्लस कॉस ऑफ बी प्लस सी इक्वल टू कॉस ऑफ बी माइनस सी। अब आप देख सकते हैं कि ये माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ बी प्लस सी बराबर कॉस ऑफ बी माइनस सी आ गया, ठीक है। अब इट बिकम्स इक्वल टू -2 इक्वल टू कॉस ऑफ बी माइनस सी अपॉन कॉस ऑफ बी प्लस सी आ गया। मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि बी और सी में सी को अलग कर दूं, बी को अलग कर दूं, तो क्या यहाँ पर अलग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो यूज करके। तो आप यूज करो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो, तो दिस बिकम्स इक्वल टू -2 + 1 अपॉन -2 - 1, क्योंकि नीचे 1 है, इक्वल टू कॉस ऑफ बी माइनस सी प्लस कॉस ऑफ बी प्लस सी अपॉन कॉस ऑफ b minus c minus cos of b plus c. Now you can see the further calculation. ये आ गया -1/3, -1 by -3 that is 1/3, और ये बन रहा है 2 cos b cos c अपॉन 2 sin b sin c, और यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हो कि tan b इंटू tan c बराबर 3 आ गया। ये एक इक्वेशन डेवलप हो गई, ठीक है। tan b इंटू tan c और tan a की दुनिया यहाँ पे दिख रही है आपको, तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो आपको पता है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c होता है। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ tan a प्लस tan b इंटू tan c, tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan b इंटू tan c का वैल्यू 3 है, ये यूज कर लो, तो यहाँ 3 tan a बन जाएगा, ये tan a उधर जाएगा तो 2 tan a आ गया,
तो यहाँ पे अपने सामने इक्वेशन बन रही है tan b प्लस tan c बराबर ट्वाइस ऑफ tan a। अब देखो दुनिया जो है हमें c की वैल्यू पूछ रही है, क्वेश्चन में c की वैल्यू पूछ रही है, मतलब बाकी ये गायब करनी है। देखो tan a की ये इक्वेशन दे रखी है 2 sin 2c, तो ये 2 sin 2c आप यहाँ रख दो और tan b की वैल्यू 3 अपॉन tan c रख दो, तो दिस बिकम्स 3 अपॉन tan c प्लस tan c बराबर 2 इंटू 2 sin 2c। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर देते हैं। sin 2c को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 tan c अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर c, और ये 3 प्लस tan स्क्वायर c अपॉन tan c बराबर 8 इंटू tan c अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर c। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। दिस बिकम्स 3 प्लस tan स्क्वायर c इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर c बराबर 8 tan स्क्वायर c। and now you can see the whole equation becomes tan power 4c minus 4 tan square c plus 3 बराबर 0। दो बातें हो रही है कि tan स्क्वायर c की वैल्यू आ रही है एक तो 1 और दूसरी tan स्क्वायर c की वैल्यू -1 आ रही है, 3 आ रही है। तो उसके हिसाब से आप बोल सकते हो कि tan c अगर हम ऑप्शंस को चूज करें तो यहाँ क्लियरली नजर आता है कि दो पॉसिबल ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, और भी हो सकते हैं, मतलब थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में जा सकता है, लेकिन हाँ अगर आपको ऑप्शन 2 करना है तो इज इक्वल टू कैन बी इक्वल टू बोल सकते हैं, कैन बी इक्वल टू, तो आंसर COD हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक अच्छी कैलकुलेशन वाला सवाल था, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें डी भी आएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको? नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ABC are the sides of the triangle. Assume that A is less than B, as the A is less than equal to B and A is less than equal to C. X is B plus C minus A by 2. तो आपसे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो जो एक्सप्रेशन है जिसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है वो है B plus C minus A by 2। तो पहले नहीं, A इंटू एक्स प्लस आर बाई आर, A इंटू एक्स अपॉन आर बाई आर। तो x तो ये है, तो x को पहले समझ लेते हैं। आपको पता है a प्लस बी प्लस सी पाई टू a प्लस बी प्लस सी 2s होता है, तो ये बन जाएगा 2s माइनस ए। तो x इज एक्चुअली s माइनस ए, x जो है वो s माइनस ए है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये आपका a है, इसको कैलकुलेट करते हैं, e बराबर a इंटू एस माइनस ए, और ये बनता है आपका b प्लस सी माइनस ए भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप x को ऐसे भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में रख देंगे। चलो b प्लस सी माइनस ए, लेकिन r इंटू आर को समझते हैं, ये होगा डेल्टा अपॉन एस, ये होगा ए बी सी बाई 4 डेल्टा। तो देखो डेल्टा कैंसिल हो गया और ये s ऊपर चला गया, a से a कैंसिल हो गया, तो ये पूरा पूरा आपके सामने पता है क्या बन रहा है, ये पूरा एक्सप्रेशन जो e है ये आपके सामने बन रहा है 4s इंटू बी प्लस सी माइनस ए को अपन ने लिखा है बी प्लस सी माइनस ए इज 2s माइनस 2a, है ना, b प्लस सी माइनस ए बाई 2 है यहाँ पर, है ना। x की जो वैल्यू है वो अपन रख रहे हैं यहाँ पर, इसकी जगह पर रख देते हैं x की वैल्यू s माइनस ए जो अभी निकाली थी, तो ये बन गया s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपके सामने निकल गया। आपको पता है ये जो है ये 4 cos स्क्वायर a बाई 2 है, तो इनफैक्ट ये बनता है ट्वाइस ऑफ 1 प्लस कॉस है। आपको जिस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है वो एक्सप्रेशन है ट्वाइस ऑफ 1 प्लस कॉस है, मतलब 1 प्लस कॉस की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। कंडीशन अप्लाइड है कि a लेस देन b है और a लेस देन c है, a लेस देन c है, इसकी हेल्प से अपन निकालेंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे। कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी सी, 2bc, ठीक है, एंड वी कैन से दैट हाफ ऑफ b बाई सी प्लस सी बाई बी, दिस बिकम्स हाफ ऑफ b बाई सी प्लस सी बाई बी माइनस ए स्क्वायर बाई बी सी। देखो बताओ ये आपका मिनिमम 2 के बराबर होगा, तो 1 बाई 2, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और माइनस ये क्वांटिटी जो है
1 से छोटी होगी तो ये प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? मैं ये एक्सप्रेशन थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए। फील करो कि a लेस देन b है और a लेस देन इक्वल टू c है, तो a बाई बी इंटू a बाई सी लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो ये क्वांटिटी 1 से छोटी है तो a स्क्वायर बाई बी सी का माइनस बड़ा होगा -1 से। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई, मतलब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आ गई, मतलब ये बड़ा आएगा। इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है और इसकी मिनिमम वैल्यू -1 आ गई। तो इसकी पूरी की मिनिमम वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, तो ये पूरा हाफ से बड़ा आ गया। ये हाफ से बड़ा आ गया तो मैं बोल सकता हूँ E इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स 1 + 1/2 और E ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया। आंसर 3 आ गया इसका। तो कुछ और करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सवाल बड़ा मजेदार था। एकदम से बच्चे डर जाते हैं तो कैसे करना होता है, तो देखो ध्यान से, अपन ने सॉल्व करके दिया। बाकी आंसर आप मैच कर सकते हो, 3 है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर एक अगला सवाल है। A point O is situated on a circle of radius r with center O. Another circle of radius 3r/2 is described. सेंटर O के साथ एक नया सर्कल बनाया गया, बहुत सारी लैंग्वेज लिखी हुई है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट O है जो सर्कल रेडियस r पर सिचुएटेड है। सपोज दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस r और इसके ऊपर कोई पॉइंट O सिचुएटेड है, ठीक है। और ये इस सर्कल का सेंटर बोल दो, सम P, ठीक है। और O को सेंटर मानते हुए एक नया सर्कल बनाया गया जिसका रेडियस 3r/2 है। देखो भाई, ये रेडियस r है तो 3r/2 जो होगा इसका आधा, और इधर भी r होगा तो r/2 और ऐड कर दो। तो इसको रेडियस मानते हुए एक नया सर्कल बनाया गया, O को सेंटर मान के। O को सेंटर मानते हुए 3r/2 रेडियस का नया सर्कल बनाया गया। थोड़ा परफेक्ट अपन बना देते हैं। ठीक है, सो दिस रेडियस इज 3r/2, सो दिस लेंथ इज r/2। क्लियर है? उसके बाद क्या बोला है सवाल में? इनसाइड द क्रीसेंट शेप, व्हाट इज अ क्रीसेंट शेप? दिस शेप इज कॉल्ड एज क्रीसेंट शेप। इस क्रीसेंट शेप में एक सर्कल रखा है जिसका रेडियस r/8 है, और इफ दैट सेम सर्कल मूव्स इन कॉन्टैक्ट विद द ओरिजिनल सर्कल, दिस इज द ओरिजिनल सर्कल, फर्स्ट सर्कल मतलब, ऑफ रेडियस r, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क डिस्क्राइब्ड बाय द सर्कल। देखो समझो, एक सर्कल है जिसकी रेडियस r/8 है, मान लो ये सर्कल है, ये इस वाले सर्कल को टच करते हुए चल रहा है, और कहां चल रहा है? इस क्रीसेंट शेप में चल रहा है। दिस इज द क्रीसेंट शेप, मतलब चंद्राकार, इस चंद्राकार शेप में चल रहा है वो। तो यहां पर समझो कि ये जो चंद्राकार शेप में चल रहा है, तो ये इस प्रकार चलेगा कि हमेशा ये जो छोटू सर्कल है ये इस r वाले सर्कल को टच करता रहेगा इंटरनली, ठीक है। तो इंटरनली टच करता रहेगा, तो इसका जो सेंटर है वो कौन सी आर्क की जो लेंथ, जो आर्क लेंथ बनाएगा वो क्या होगी, जो सेंटर जिस पाथ पे चलेगा उस पाथ की लेंथ क्या होगी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। फील करो कि ये ऐसे चलेगा, इस पे चलेगा तो यहां से लेकर यहां तक घूमता रहेगा, इसके अलावा कहीं घूमेगा नहीं। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर ये इसको टच कर रहा होगा, तो ये एक फाइनल सिचुएशन होगी कि भाई ये क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम सिचुएशन होगी। दूसरी सिचुएशन यहां पर होगी कि ये इसको टच कर रहा होगा, दोनों को टच कर रहा होगा, इसके अलावा और कोई एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं होगी, ठीक है। मतलब 3r/2 वाले सर्कल को एक्सटर्नली टच करा होगा और r वाले सर्कल को इंटरनली टच करा होगा। तो ये दो एक्सट्रीम सिचुएशन होगी सेंटर की। तो ये सेंटर इस पाथ पे चल रहा होगा, बात समझ में आ गई? और ये जो पाथ होगा, ये चूंकि r वाले सर्कल को टच करते हुए चल रहा है और रेडियस इसकी सेम है, तो ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगी, मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो इस पूरे सिचुएशन को समझने के लिए मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करता हूं, है ना, थोड़ा सा आपको और समझ में आएगा। तो मोटा मोटा अभी मैंने पिक्चर समझा दी कि एक्चुअली हो क्या रहा है। थोड़ी डिस्टेंसेस और निकाल लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियरिटी मिल जाएगी। देखो, इसमें कुछ फैक्ट्स यूज करेंगे। कोई सर्कल अगर एक्सटर्नली टच करता है तो दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस दोनों की रेडियस का सम होती है, और दो सर्कल अगर इंटरनली टच करते हैं तो उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस दोनों की रेडियस का डिफरेंस होती है। दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस दोनों की रेडियस का डिफरेंस होती है। उसी हिसाब से हम इस पूरे प्रोसीजर को अपनाएंगे।
तो चलो इस सिचुएशन को अपन फिर से बनाते हैं थोड़ा बड़े डायग्राम में। तो ये तो क्वेश्चन मैंने समझा दिया, अब देखो इसको क्या बोल रहा है ये। ये एक सर्कल सेंटर है, ये पॉइंट O है, इसको बोल दो C1। ये पूरी लेंथ आपके पास है, दिस इज R, दिस इज R/2। और ये वो एक्सट्रीम सिचुएशन है अपने सर्कल की जिसकी रेडियस R/8 है। तो ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, सिमेट्रिकली ऊपर भी एक एक्सट्रीम सिचुएशन होगी। तो मैं एक तरफ की निकालूंगा तो बाकी पूरी निकल जाएगी। ये इस सर्कल का सेंटर है, रेडियस इसकी R/8 है, मतलब ये डिस्टेंस R/8 है। इसको और इसको ज्वाइन करूंगा तो दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस दोनों की रेडियस का सम होगी। इस वाले सर्कल की रेडियस 3R/2 है, ये रेडियस 3R/2 है, ये रेडियस R/8 है। तो ये डिस्टेंस मतलब अगर आप इसका नाम देते हो P, तो OP डिस्टेंस अपने पास आ जाएगी। OP विल बी 3R/2 प्लस R/8, दिस बिकम्स 12 13 R/8 आ गई। और अगर मैं इस सेंटर की बात करूं, इन दोनों सर्कल के बीच में डिस्टेंस जो होगी, क्योंकि ये C1 और ये वाला P, C1P डिस्टेंस, ये ब्लू सर्कल और ये ग्रीन सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं, तो दोनों की रेडियस का डिफरेंस होगी। तो बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है R, तो R माइनस R/8 मतलब 7R/8 ये डिस्टेंस आ गई। तो आप ये देख सकते हो कि इस वाले ट्राइंगल में ये डिस्टेंस आ गई 7R/8, ठीक है, और इस वाले ट्राइंगल में ये डिस्टेंस आ गई 13R/8 और ये डिस्टेंस R है। मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपके पास एक ट्राइंगल है ऐसा C1OP, जिसमें डिस्टेंसेस कुछ इस तरह से हैं, और ये एंगल अगर थीटा बोल दिया मैंने तो ये है 13R/8, ये है आपकी 7R/8 और ये R। बताओ थीटा निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। आप लोग कहोगे सर कोसाइन रूल लगा दो, थीटा निकल जाएगा। तो बस जो तुमने कहा वो कर डालते, ठीक है। इसमें कॉस थीटा निकाल देते हैं। चलो कॉस थीटा बराबर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर बाई दिस इंटू 12। तो R स्क्वायर प्लस 7R/8 का स्क्वायर माइनस 13R/8 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू R इंटू 7R/8 एंड सॉल्व होकर ये मिलता है, यहीं पे कर लेते हैं ना, R स्क्वायर 64 प्लस 49, 64 प्लस 49, R स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 169 अपॉन 14, नीचे 8 आएगा ना, तो 14 इंटू 8। तो जरा देख लेते हैं क्या बनता है ये। 49 माइनस करेंगे तो ये आ गया आपका 120 माइनस 120/64, तो इट्स 56 ना। तो माइनस 56/2 इंटू 56, 7 8 56, सो इट्स माइनस हाफ। तो बेटा कॉस थीटा जो है ना माइनस हाफ आ गया। इसका मतलब समझे, थीटा जो है वो 120 डिग्री आ गया। अब तुम समझो, वापस इस डायग्राम पे आते हैं। ये थीटा 120 डिग्री है। सिमेट्रिकली अगर मैं ये सिचुएशन देखूं तो ये भी सेम थीटा होगा। तो ये थीटा 120, ये थीटा 120, तो ये वाला एंगल कितना आया? मैं बात कर रहा हूं इस वाले एंगल की। ये एंगल कितना आया? ये भी 120 आया। और ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस इक्वल है, यहां से ये डिस्टेंस इक्वल है, और सर्कल जो मूव करेगा वो इस तरह से मूव करेगा कि वो ब्लू वाले सर्कल को टच करता हुआ चल रहा है। तो आर्क जो है ना सर्कल की जो सिचुएशन होगी वो कुछ ऐसी होगी।
जो सर्कल के सेंटर की जो लोकस होगा वो कुछ ऐसा होगा, O है, ये P सिचुएशन है, OP डिस्टेंस आपकी आई थी 7r/8, तो 7r/8 का एक रेडियस पाथ होगा, 7r/8 का एक आर्क होगा जो P से Q तक जाएगा। व्हाट इज Q? व्हाट इज Q? Q इज दिस एक्सट्रीम सिचुएशन, ठीक है। तो इस एक्सट्रीम सिचुएशन तक जाएगा, ये एक कर्वेचर, ये आर्क ही होगी, ये कर्वेचर एक आर्क होगा, और ये एंगल 120 मतलब 2π/3 आएगा। तो बताओ आप लोग इस लेंथ को निकाल सकते हो, निकाल सकते हो? यही इसमें पूछा था कि आपको बताना है लेंथ ऑफ द आर्क डिस्क्राइब्ड बाय इट्स सेंटर मूविंग फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द अनदर एक्सट्रीम पोजीशन। तो एल का फॉर्मूला होता है r रेडियस इनटू थीटा, दैट इज 7r/8 इनटू 2π/3, एंड दिस कम्स टू बी 7πr/12. So this is the answer. कितना सोचना पड़ता है सवाल के अंदर, तुम ये फील करके देखो, ठीक है। और देखते हैं और क्या है हमारे पास। In an isosceles triangle ABC, if the altitude intersect on the inscribed circle, then find the secant of the vertical angle A. Isosceles triangle ABC, वर्टिकल एंगल ए बोल दिया, इफ एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट ऑन द इंस्क्राइब्ड सर्कल फाइंड द, यहां पर एक चीज और बोल देते हैं, आइसोसेलेस विद बेस BC, विद बेस BC। तो बेस BC का मतलब ये हो गया, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसमें B और C एंगल इक्वल है, और जो एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वर्टिकल एंगल ए से अगर एल्टीट्यूड ड्रॉप करोगे तो बेस BC के मिड पॉइंट पर आकर मिलेगा, पहले तो दिमाग में सेट कर लो। दूसरा, जहां पर ये एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये इंस्क्राइब्ड सर्कल के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो सर्कल के इंस्क्रिप्शन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एंगल बाइसेक्टर है बच्चों, ये a/2 होगा, ये भी a/2 है। तो बताओ सर्कल जो इन सर्कल बनेगा वो ऐसा बनेगा, इसको टच करता हुआ, और ऐसे बनेगा तो ये पूरी, ये जो पूरा है इन सेंटर इसी पे लाई करेगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, तो h की यहां से डिस्टेंस hd कितनी होगी, 2r होगी, तो वी हैव hd इक्वल टू 2r। दूसरा, ये एंगल B और एंगल C सेम है, B इज इक्वल टू C। आपसे एंगल A पूछा है, ठीक है, करते हैं, देखो कैसे करेंगे। और B और C जो हैं वो एक्चुअली आपके 90 - a/2 है, 90 - a/2 है। ये कैसे है आप देखो डायग्राम में, ये एंगल a/2, ये 90, ये B है, दोनों इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से, और ये सिचुएशन हमारे सामने है। HD हम लोग आज ही के या कल के, आज ही के सेशन में शायद निकाले थे, HD की वैल्यू क्या आती है, देखना SOT के किसी अपने जो सेशन है उसमें अपन निकाले हैं कि HD की वैल्यू क्या आती है, वो आती है 2r cos B इंटू cos C, 2r cos B इंटू cos C। तो ये आपका 2r आ गया, cos B cos C इक्वल है, तो आप बोल सकते हैं कि cos स्क्वायर, ये 2 स्मॉल r है ना, HD इज 2 स्मॉल r, स्मॉल r कैपिटल R में अंतर होता है ना, वही चीज है। तो 2r cos स्क्वायर B, B इज 90 - a/2, क्योंकि cos B cos C सेम है, और ये आपका 2r है, 2r इज स्मॉल r की वैल्यू होती है 4r sin a/2 sin b/2 sin c/2, समझ गए आप लोग, ठीक है। सो दिस बिकम्स इक्वल टू, ये r कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, थोड़ी क्लैरिटी के लिए मैं बोल देता हूँ, ये 4r है, ये वाला r कटा है, तो यहां पर बचा है 4, ये बना cos 90 - a/2, दैट इज sin स्क्वायर a/2, यहां पर 4 है, ये आपका sin a/2 है, ठीक है, और ये आपका है sin स्क्वायर b/2, sin स्क्वायर b/2। b/2 को कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, b हमें पता है,
तो साइन ए बाई टू तो मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ, तो साइन ए बाई टू यहाँ पर एक बच गया, और ये जो 4 बच रहा है तो 4 में से 2 को अलग करो और यहाँ लिखो 2 साइन स्क्वायर बी बाई टू, और 2 साइन स्क्वायर बी बाई टू को लिख सकते हैं अपन 1 माइनस कॉस बी, और कॉस बी की वैल्यू साइन ए बाई टू होगी, तो ट्वाइस ऑफ 1 माइनस साइन ए बाई टू, सो एंड दिस इज साइन ए बाई टू। नाउ यू कैन कंक्लूड द थिंग्स, कि क्लियरली बोल सकते हो कि साइन ए बाई टू की जो वैल्यू है बच्चों वो आ रही है 2/3, साइन ए बाई टू 2/3 आ रही है। पूछा है सिकेंट ऑफ द वर्टिकल एंगल है, मतलब आपसे सेक ए की वैल्यू पूछी है। चलो कैसे करेंगे, बड़ा आसान है अब तो। सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, एंड दिस विल बी 1 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू, और साइन ए बाई टू अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, 2/3 का स्क्वायर, सॉल्व कर दो 1 अपॉन 1 माइनस 8/9 एंड इट इज कमिंग टू बी 9, सो आंसर इज 9। सो दिस इज द क्वेश्चन, हाउ वी कैन सॉल्व इट। डेटा याद होना बहुत जरूरी है, वरना आप कभी सोच नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम यही है, स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं हम हर चीज एग्जाम में डिराइव करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी होती है कि जो डेटा आपके दिमाग में याद होना शुरू हो जाए, तब जाके स्पीड बनती है। हमेशा बच्चे ये बोलते हैं सर हमारी स्पीड नहीं बनती एग्जाम में, क्योंकि बेटा स्पीड इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि आपको चीजें टाइम पर रिकॉल नहीं होती, आपको याद नहीं है, और आप बस उसको एक बार देखे हो जीवन में। जो चीज आप बार बार देखते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, वही चीज आपको याद रहती है। इस फंडामेंटल चीज को अगर आप मैथ में अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो देखना आपको बिल्कुल ये लगने लग जाएगा कि मैथ्स टफ नहीं है, आसान है, क्योंकि हम इसको गलत तरीके से करते हैं। हम सोचते हैं हर चीज एग्जाम में डिराइव करेंगे। बेटा एग्जाम में डेरिवेशंस करोगे तो पेपर कब सॉल्व करोगे? तो हाँ, आईक्यू यूज करना होता है, इंटेलिजेंस यूज करना होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डेटा होगा और डेटा को मैनिपुलेट करना आएगा तो वो इंटेलिजेंस है। तो डेटा आपके पास याद होना चाहिए, तो फंडे याद होना चाहिए। क्या क्या याद होना चाहिए था कि हाँ हमने कभी जीवन में एचडी निकाला था, ऐसी छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए, उसके बाद कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये चीज बहुत जरूरी है। हम लोग गलतफहमी में जीते हैं मैथ्स में, हम लोग सोचते हैं हर चीज लॉजिकली डिराइव करेंगे एग्जाम में। लॉजिकली डिराइव घर पे करो, एग्जाम में रिजल्ट्स अपन को मैनेज करने होते हैं। अब कितना आप याद रख सकते हो, कितना चीजें आप स्पीडली कर सकते हो, स्पीड तभी बन सकती है जब आपके पास मेमोरी हो। अगर आप बिना मेमोरी के मैथ्स पढ़ रहे हो तो सॉरी भाई, आपने मैथ्स गलत तरीके से पढ़ना सीखा है। बिना मेमोरी के मैथ्स नहीं होती है, ये फैक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल विद रेडियस 3, 4, 5। एक 2005 जेई एडवांस का सवाल है, जेई मतलब जेई एडवांस, ठीक है। टच ईच अदर, है ना, ये एडवांस का ही है ना, सब्जेक्टिव सवाल है। एक्सटर्नली इफ पी इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एट देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वीडियो भाई वीडियो पॉज करो, उसके बाद ट्राई करो, उसके बाद देखते हैं कि आप लोग कितना कर पाते हो। देखो ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 है, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 है, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ये सर्कल तीनों एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और तो सेंटर्स तो बना देते हैं इनके, और एक पी पॉइंट है जो ऐसी सिचुएशन में है, पी इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ द सर्कल। देखो इन पॉइंट पर अगर मैं पी, ये टेंजेंट बनाई, ये टेंजेंट बनाई इस पॉइंट पर, ये कॉमन टेंजेंट इस पॉइंट से टेंजेंट, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स, सो दिस इज पी, दिस इज पी। मुझे एक बात बताओ, पी से टेंजेंट बनाई गई तो लेंथ इक्वल होगी कि नहीं होगी? पी से इस सर्कल पे टेंजेंट बनाई तो लेंथ इक्वल होगी, पी से इस सर्कल पे टेंजेंट बनाई तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, और पी से इस सर्कल पे टेंजेंट बनाई तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। पी पॉइंट एक्चुअली इस सिस्टम का रेडिकल सेंटर है, ठीक है, बट हमें समझ में आएगा पी पॉइंट ये है कि इसकी तीनों सर्कल से टेंजेंट की लेंथ इक्वल है। तो आपसे पी की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिस्टेंस ही पूछिए। अब सुनना, अगर ये टेंजेंट है तो यहां से मैं इस सर्कल को, इस सेंटर को ज्वाइन करूंगा तो एंगल 90 डिग्री, इस सेंटर को ज्वाइन करूंगा एंगल 90 डिग्री, इस सेंटर को ज्वाइन करूंगा
90 डिग्री, इस पॉइंट को इधर ज्वाइन करूंगा, इस पॉइंट को इधर ज्वाइन करूंगा, 90 डिग्री आएगा टेंजेंट से। और इसकी रेडियस 3 है, इसकी रेडियस 5 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है। आपको ऐसा लग रहा पी पॉइंट इस ट्रायंगल के अंदर है और इसकी तीनों से जो डिस्टेंस है वो तीनों साइड से डिस्टेंस इक्वल है, तो आप ये फील कर सकते हो कि पी पॉइंट की तीनों साइड से डिस्टेंस अगर इक्वल है तो पी एक्चुअली इन सेंटर इस ट्रायंगल का, पी एक्चुअली इन सेंटर इस ट्रायंगल का, और वो इन रेडियस है डिस्टेंस। तो आपसे इन रेडियस पूछी है, ये 8 है, ये 7 है और ये 9 है, 7 8 9 साइड्स हैं, इन रेडियस आपसे पूछी गई है। आप कैसे करोगे, आप अपने हिसाब से विचार कर लो। 3 साइड्स दे रखी है तो आपको इन रेडियस निकालने में टाइम नहीं लगेगा, कुछ नहीं करना है, अपन को एरिया निकालना है। स्मॉल एस लिखना है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, जो कि आ गया 8 और 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 बटा 2 12, और एरिया अगर अपन लिखेंगे तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस अपना 12 है, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 12 इंटू 12 माइनस 7 इज 5, 12 minus 8 is 4, 12 minus 9 is 3, and it's come to be 12 root 5, और स्मॉल r की वैल्यू आएगी डेल्टा अपॉन s, सो इट्स 12 root 5 by 12, आंसर रूट 5 आ गया। सवाल में कुछ था नहीं, ठीक है, सवाल में कुछ था नहीं, ठीक है, लेकिन अपन ने कर लिया। कोई ये नहीं बोलेगा सर ये तो काफी पुराने सवाल हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब बातें नहीं करनी होती। सवाल सवाल होता है, आपको उसको रेस्पेक्ट करना होता है, तो ये बहुत जरूरी चीज है। हम सवालों को लेकर कुछ नेगेटिविटी ना लेके चलें। देखो ये सवाल के बाद अगला सवाल अपना ये आता है निकल के, एक एंगल ए है ट्रायंगल एबीसी का, उसका इंटरनल बाइसेक्टर बीसी को डी पर मिलता है। एक लाइन जो है वो डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है जो एडी को इंटरसेक्ट करती है। जो लिखा हुआ है उसको एक एक करके बनाना पड़ेगा, वरना कंफ्यूज होने की थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, फाइन। ए का एंगल बाइसेक्टर वो बीसी को डी पर मिलता है, सो दिस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, लाइन परपेंडिकुलर टू, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू डी परपेंडिकुलर टू एडी, एडी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की गई है जो एसी को ई पर आकर मिलती है, जो एसी को ई पर आकर मिलती है। जो एसी को ई पर आकर मिलती है, ठीक है, अच्छी बात है। और साइड बी को एफ पर आकर मिलती है, अच्छी बात है। साइड ए बी को एफ पर आकर मिलती है। एबीसी रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, और आपसे अब ऑप्शंस पूछा है। देखो सुनो, ये परपेंडिकुलर, ये यहाँ परपेंडिकुलर नहीं है, पहली बात तो ये गलत बना दिया, ये परपेंडिकुलर यहाँ पर है। सुनना ध्यान से, एडी का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला होता है, अगर ये साइड सी है ये साइड बी है, तो एडी का लेंथ आएगा 2bc अपॉन बी प्लस सी कॉस ए बाई 2। तो भाई ऑप्शन बी तो सही हो गया, ठीक है। इसके बाद आप इस ट्रायंगल में ऑब्जर्व करो, ट्रायंगल एईएफ में, ट्रायंगल एईएफ में आप ये ऑब्जर्व करो कि ये एंगल बाइसेक्टर जो है वही एल्टीट्यूड है, जो एंगल बाइसेक्टर है वही एल्टीट्यूड भी है। इसका मतलब ये लेंथ, मतलब इसको यहाँ पे ऐसे मार्क करना कंफ्यूज कर देगा, तो मैं ये कह रहा हूं इसका मतलब ये हो गया कि AF और AE इक्वल होंगे, AF इज इक्वल टू AE। इसका मतलब AEF आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया, डी ऑप्शन भी सही हो गया, डी ऑप्शन भी सही हो गया। EF की बात करते हैं। अब EF जो है आइसोसेलेस से ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, मतलब DE बराबर DF होगा, DE बराबर DF होगा, ठीक है। अब ये कैसे निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल में नोटिस करो, AFD में, ट्रायंगल AFD में आप देखो कि tan a/2 ना,
ए एफ डी में tan a बाई टू इज इक्वल टू डी एफ अपॉन ए डी, और ए डी है ये रहा, तो यहां से क्या मैं डी एफ की वैल्यू लिख सकता हूं, डी एफ इज इक्वल टू ए डी इंटू टैन ए बाई टू। ए डी का वैल्यू है 2bc अपॉन बी प्लस सी कॉस ए बाई टू इंटू टैन ए बाई टू, ये आ गया, तो सॉल्व होकर 2bc अपॉन बी प्लस सी साइन ए बाई टू आ गया। ओके भैया, अभी अभी हम प्रूव करते हैं डी और डी एफ सेम है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो ई एफ का वैल्यू आएगा, ई एफ का जो वैल्यू आएगा, मैं यहां से ये बोल रहा हूं EF will be equal to twice of DE, so this gives 4BC upon B plus C sin of A by 2। ये तीनों आगे। अब AE is HM of B and C, अब AE निकालना रहेगा। देखो तो इस ट्राइंगल में नोटिस करो, ADE ट्राइंगल में नोटिस कर लो, ट्राइंगल ADE में AE की बात करते हैं, तो cos A by 2 का जो वैल्यू होगा वो AD अपॉन AE होगा, तो हम कह सकते हैं कि AE cos A by 2 is AD and AD was 2BC upon B plus C cos A by 2। देखो बेटा ये कट गया और AE बराबर 2BC अपॉन B plus C आ गया, जो कि हार्मोनिक मीन है B और C का। बताओ इसके चारों ऑप्शन सही हो गए, तो ये बढ़िया सवाल था। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई। तो इसके चारों ऑप्शन सही हो रहे, ठीक है। तो ये सवाल इस तरह से अपन ने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है अपने पास। एबीसी एक ट्राइंगल है जिसका ओ सर्कम सेंटर है और आई जो है वो इन सेंटर है, ठीक है। आर और आर, कैपिटल आर स्मॉल आर सर्कम रेडियस और इन रेडियस है। आपसे आई और ओ के बीच में डिस्टेंस पूछी गई है, और उसके बाद कुछ और शो करने बोला है। ट्राइंगल बी आई ओ अगर राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो तभी होगा जब बी जो है ए और सी का अरिथमेटिक मीन होगा। काफी पुराना सवाल है, लेकिन एक बहुत अलग तरीके से इसको कर सकते हैं, तो ट्राई करते हैं। देखो मान लो ये ट्राइंगल है ए बी सी, थोड़ा सा अपन इसको इक्विलेटरल नहीं बनाएंगे, अपन बनाएंगे इसको थोड़ा सा टेढ़ा, स्केलियन बनाएंगे। ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो दो एंगल बाइसेक्टर जहां आकर मिलेंगे वो होगा इन सेंटर, और जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड्स के आकर मिलेंगे वो होगा आपका सर्कम सेंटर। तो ये आपने ओ बोल दिया। और ओ को रेडियस मानते हुए जो सर्कल बनेगा वो हमने बना दिया पूरा। अब देखो सवाल क्या है कि ये एंगल आ गया a बाई टू, ये एंगल आ गया a बाई टू, हमें आई और ओ की डिस्टेंस निकालनी है। तो आई ओ की डिस्टेंस को आप बोल दो d, और एक काम करो इसको एक्सटेंड करो। तो बताओ ये अगर m और n पर आकर मिलती है तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं, क्या मैं यहां पर मैं एक चीज बोल सकता हूं कि जो OM है वो कैपिटल R माइनस डी होगी, क्योंकि OM इज R कैपिटल R और ये D हो गया, और ON होगा ON होगा R। दूसरा एक चीज और नोटिस करो, मैं यहां पर एक और कंस्ट्रक्शन करने की सोच रहा हूं, सुनना ध्यान से। मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और अब देखो एक्सटेंशन इसको नहीं करते हैं, इसको नहीं करते हैं, यहां पर देखो कुछ और देखते हैं। मैंने आई जो ए आई लाइन है वो आगे जाकर सर्कल को पी पर मिल रही है, तो एक प्रॉपर्टी होती है, क्या हम उस प्रॉपर्टी को रिकॉल कर सकते हैं? पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। वही चीज मैं यहां लगा रहा हूं, ए आई इंटू आई पी बराबर ओ एम आई एन इंटू आई एम, ए आई इंटू आई पी बराबर आई एम इंटू आई एम। ओके, ओ एम तो आर होगा, जो आई एम होगा वो आर माइनस डी होगा,
और आई एन जो होगा वो आर प्लस डी होगा, और ये ए आई इंटू आई पी आ गया। ठीक बात है, ए आई इंटू आई पी। अब दूसरी कहानी सुनो, ये a बाई टू है, ये एंगल b बाई टू है, ये वाला एंगल b बाई टू है, ये एंगल b बाई टू है। ये एंगल जो है ये आपका एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, तो ये एंगल आपका a बाई टू प्लस b बाई टू है। ये एंगल a बाई टू प्लस b बाई टू है, इसको आप बोल दो दिस एंगल इज a बाई टू प्लस b बाई टू। एक्सटीरियर एंगल है इस वाले ट्राइंगल का। सुनना ध्यान से, ये जो सी पी है, सी और पी पॉइंट मिलकर यहां पर एंगल कितना बना रहे हैं, ए बाई टू, तो सी और पी पॉइंट मिलकर यहां पर भी ए बाई टू बनाएंगे। अब इस ट्राइंगल में नोटिस करो, आई बीपी में नोटिस करो, ये एंगल ए बाई टू प्लस बी बाई टू है और ये एंगल भी ए बाई टू प्लस बी बाई टू है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं आई पी विल बी इक्वल टू, आई पी और बी आई सेम होंगे, तो आई पी और बी आई सेम होंगे। मैं इस ट्राइंगल में बात कर रहा हूं, बी आई पी में देखो, बी आई पी में ये एंगल आया ए बाई टू प्लस बी बाई टू, और ये एंगल भी आ रहा है ए बाई टू प्लस बी बाई टू। काफी मुश्किल है, ये दोनों एंगल सेम होंगे तो ये बी आई आ गया। ठीक है, दूसरा मैं यहां पर ये बोलूंगा, ये बी आई आ गया, बीपी आईपी, आईपी के सामने, सॉरी बी आई नहीं, आईपी जो है वो बीपी के बराबर आ गया, ये दोनों इक्वल आ गए, इसको बीपी लिखेंगे। अच्छी बात है। और ए आई की बात करते हैं, ए आई जो है वो कनेक्ट हो रहा है एल आई से, ये ए आई है। अब इसके लिए थोड़ा डायग्राम अपन चेंज कर देते हैं, अगले पेज पर आते हैं ताकि थोड़ा सा फील कर सके। सुनना, इस वाले ट्राइंगल में ये सर्कल है, यहां पर मैंने ए बी मैंने क्या किया, आई से इस ए बी पर एक परपेंडिकुलर डाला। बताओ ये रेडियस आर होगी, बिल्कुल होगी। ये एंगल आपका ए बाई टू है, ए बाई टू है, और यहां साइड ओ है, बी से, और क्या बोल सकता हूं मैं, बीपी, आई हैव अ बीपी लाइन, ओके फाइन। सो दिस इज बीपी। देखो ये जो बीपी लाइन है ये इस ए पर एंगल ए बाई टू बना रही है, और ये बीपी लाइन इस ओ से पास करते हैं, बी से ओ से पास कर जाते हैं। एक नया कंस्ट्रक्शन किया अपन ने, बी से एक लाइन निकाली जो ओ से पास कर रही है, मतलब डायमीटर, और इस डायमीटर के एंड पॉइंट को मैंने यहां ज्वाइन किया। तो सोच के बताओ बीपी जो एंगल ए बाई टू यहां बनाएगी, क्या यही एंगल यहां भी बनेगा ए बाई टू? बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गई। और ये लेंथ अगर मैं इसको x नाम देता हूं तो bx विल बी 2r, और ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो कैन यू टेल मी दिस आइडिया कि यहां पर बीपी की जो लेंथ है वो क्या आएगी इसमें? तो बीपी विल बी 2r साइन ए बाई टू, करेक्ट। और इस वाले ट्राइंगल में नोटिस करूं, इस वाले ट्राइंगल में ए आई कितनी आएगी? ए आई विल बी स्मॉल r अपॉन साइन ए बाई टू। अब मुझे बता दो भैया, ए आई इंटू बीपी कितना आ गया? दोनों का प्रोडक्ट मतलब 2r इंटू आर। अब मुझे बताओ ये आपका आ गया 2r इंटू आर, और ये आ गया आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। बताओ डी स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर माइनस 2r आया कि नहीं आया?
डी था IO, तो IO का स्क्वायर हमने प्रूव कर दिया 2RR। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। 10 नंबर थे 200 में से, सब्सटेंशियल मार्क्स था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो IO स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, R स्क्वायर माइनस 2RR। ये हो गया। इसके बाद फर्दर क्या पूछा था, वो थोड़ा आसान था, लेकिन ये रिजल्ट निकालना बड़ा मुश्किल था। फर्दर शो दैट द ट्राइंगल BIO विल बी राइट एंगल ट्राइंगल इफ एंड ओनली इफ B इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ साइड A and C। तो वो कर सकते हैं, देखो वो कैसे करेंगे। ये ABC, यहां I बोल दो और यहां O बोल दो, तो BIO अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, बताओ O की यहां से डिस्टेंस कितनी है, R है, ठीक है। IO की डिस्टेंस कितनी है, BIO इज राइट एंगल, मतलब राइट ट्राइंगल है ना, BIO राइट ट्राइंगल, ये R है OB, और BI की डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, और IO जो है वो आप कह सकते हो, IO अभी निकाला, दैट इज R स्क्वायर माइनस 2RR, सो इट्स R स्क्वायर माइनस 2RR, सो का अंडर रूट, तो IO इज R स्क्वायर माइनस 2RR का अंडर रूट, ठीक है। एंड ये जो वैल्यू है आप बोल सकते हैं कि ये R है, यहां से डिस्टेंस, BIO इज राइट ट्राइंगल, और ये परपेंडिकुलर मैं ड्रॉप करूंगा, ये स्मॉल r है, ये एंगल B/2 है, ये एंगल B/2 है, तो क्या मैं BI का वैल्यू लिख सकता हूं, दिस BI विल बी R अपॉन साइन B/2, R अपॉन साइन B/2 बोल दिया अपन ने, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में ये ऑब्जर्व करना बड़ा जरूरी हो जाता है कि कौन सी साइड छोटी है, कौन सी साइड बड़ी है ना। तो यहाँ पर जो कैपिटल R है वो सबसे बड़ी आपको नजर आएगी, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज कैपिटल R से कम होगी, है ना, क्योंकि ये 4R साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2 होता है, तो वैल्यू उसमें रिड्यूस हो जाएगी। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि दिस R स्क्वायर विल बी इक्वल टू, मतलब मैं कह रहा हूँ कि BO स्क्वायर विल बी इक्वल टू IO square plus BI square, and this gives R square equal to IA square, मतलब R square minus 2RR plus BI square, that is R upon sin B/2 का whole square. Now this gives 2RR बराबर R square upon sin square B/2। देखना अभी कमाल, R से R कट गया तो यहाँ पर बचा है 2R sin square B/2 बराबर स्मॉल r। स्मॉल r की वैल्यू पता है आपको, स्मॉल r की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर B/2, यहां पर आ गया, स्मॉल r होता है 4R साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2। देखो साइन B/2 कट गया और कैपिटल R भी कट गया, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ साइन B/2 बराबर ट्वाइस ऑफ साइन A/2 इंटू साइन C/2 आ गया। और अब देखो कमाल, साइन B/2 का फॉर्मूला पता है क्या होता है, अंडर रूट ऑफ S माइनस A इंटू S माइनस C अपॉन AC, ऐसे यूज कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ये आएगा S माइनस B इंटू S माइनस C अपॉन BC, ये आएगा अंडर रूट ऑफ S माइनस A इंटू S माइनस B अपॉन AB। अब आप देख लो कुछ कट पिट रहा है, यस यहाँ पर AC कट गया, ये A और C कट गया, ठीक है, और S माइनस सी एस माइनस ए कट गया, S माइनस सी एस माइनस ए कट गया, यहाँ पर 1 बचा हुआ है, तो 1 बराबर ट्वाइस ऑफ S माइनस बी 2 बार है तो S माइनस बी 1 बार आ गया, नीचे B 2 बार है तो B 1 बार आ गया, तो बताओ B बराबर 2S माइनस 2B आ गया, तो 3B बराबर A प्लस B प्लस C आ गया, और बता दो कि 2B बराबर A प्लस C आया कि नहीं आ रहा, यही तो प्रूव करना था। तो इस प्रकार हम सवालों को देखते हैं। हाँ थोड़ा सा है, कठिन है, लेकिन करते करते आदत बढ़ेगी। अच्छे सवाल टफ होते हैं, मतलब लेंदी होते हैं, तो इसके लिए बहुत लेवल अलग चाहिए, अलग तरह की प्रिपरेशन चाहिए। तो हाँ जे एडवांस टफ होता है, लेकिन हाँ करते करते ही आप प्रैक्टिस में आकर अच्छी चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। इतना आसान नहीं, इसलिए दिन रात एक करते हैं बच्चे पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक सवाल और देखते हैं, है ना, अपन लोग मिलके,
और देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। ABCD इज अ rhombus, the circumradius of triangle ABD and ACD are 12.5। मतलब मान लो ये rhombus है, ABCD rhombus है। rhombus है तो यहाँ पर साइड्स इक्वल होगी, आप सबकी साइड्स इक्वल बोल दो, डायगोनल परपेंडिकुलर होगी, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही होंगी, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि ये एंगल बाइसेक्टर भी होंगी, बिल्कुल होंगी। तो ये एंगल्स मैंने बता दिया थीटा, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल ABD ट्राइंगल की सर्कम रेडियस की बात करते हैं। तो ट्राइंगल ABD में सर्कम रेडियस का मतलब हो गया A अपॉन साइन थीटा is 2r and this 2r1 is 12.5. So we have A upon sin theta equal to 25. So A is equal to 25 sin theta. This is from triangle ABD. अब ट्राइंगल ACD की बात करो, ACD के लिए सोचो, ACD में अगर आप लगाते हो साइन रूल, क्या बोलते हैं, हाँ साइन रूल लगाते हो, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, A अपॉन सामने वाला एंगल, तो A अपॉन साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2r2 दैट इज 2 into 25। नाउ टेल मी A अपॉन कॉस थीटा बराबर 50। तो कैन यू टेल मी A बराबर 50 कॉस थीटा आ गया। दोनों का रेशियो ले लो, tan थीटा हाफ tan थीटा 1 आ गया, तो tan थीटा 2 आ गया। अब बताओ tan थीटा 2 आ गया तो sin थीटा बोल सकते हो, sin थीटा आ गया 2 अपॉन रूट 5 और cos थीटा आ गया 1 अपॉन रूट 5। कोई दिक्कत? आपसे क्या पूछा है, इस रोम्बस का एरिया, रोम्बस का एरिया क्या होगा, रोम्बस का एरिया क्या होगा, ये साइड A है, ये साइड A है और बीच वाला एंगल का डबल, मतलब इस वाले ट्राइंगल का एरिया का डबल। ये एंगल 2 थीटा है, ये A है, ये A है, इस ट्राइंगल का एरिया का डबल कर दोगे तो रोम्बस का एरिया आएगा। तो रोम्बस का एरिया बराबर हाफ A स्क्वायर साइन 2 थीटा का डबल। नाउ द गेम इज ओवर, सो हाफ A स्क्वायर व्हाट इज A? A इज एक्चुअली हम लोग निकाल चुके हैं 25 साइन थीटा और 50 कॉस थीटा, सो वी कैन राइट दिस एज 25 साइन थीटा, है ना। A का वैल्यू 25 साइन थीटा तो कैलकुलेट कर दो ना, साइन थीटा निकाला था 2/√5, सो 25 into 2/√5, so it's 10√5, okay, so A square is 500, ठीक है, और साइन 2 थीटा आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और इसका डबल करना है, मतलब ये तो कट गया, तो 500 into 2 into साइन थीटा आ गया 2/√5, कॉस थीटा आ गया 2/√5, ठीक है, 1/√5, कॉस थीटा इज 1/√5 एंड दस डू द कैलकुलेशन, ये 5 हो गया, 100 हो गया, 400 यहाँ पर आ गया, तो 400 इज द आंसर। तो किस तरह से अपन ने किया है ये सवाल आप देखो, इन सवालों को 2-3 बार करोगे तब जाके आप एसओटी में अच्छा हो पाओगे। एसओटी में आपको यहाँ तक आना चाहिए, मेरा सजेशन है, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम लोग सेशन को फिनिश करते हैं। तो यहाँ पर रहा संघर्ष की जो चलता है वही है संसार को जो बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, हम लोग मिलते